नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड वेलकम बैक टू एमजे क्लासेस। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास के बारे में। और इतिहास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, सभ्यताओं से सवाल पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास की सभ्यताओं से भी और राजस्थान के इतिहास की सभ्यताओं से भी। तो राजस्थान के इतिहास की सभ्यताओं को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान में मानव की सबसे पहली हलचल, यानी कि इंसानों का सबसे पहला हलचल कहाँ देखने को मिला, वो बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें तो स्टोन एज की, यानी कि पाषाणकालीन सभ्यताएं। पाषाणकालीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता आती है बागोर की सभ्यता। अब सभ्यताओं से सवाल क्या आता है कि पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि बताइए कि ये वाली सभ्यता किस ज़िले में स्थित है, या ये वाली सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मुख्य सवाल होता है कि निम्नलिखित सभ्यता का संबंध है। ऑप्शन में 4 ज़िले आ जाते हैं और उन ज़िलों में से आपको आंसर देना होता है। तो सभ्यता का लोकेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली सभ्यता हम पढ़ रहे हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की बात करें तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। पहली बात, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भीलवाड़ा को किस प्रमुख उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा चर्चित उपनाम है भीलवाड़ा का, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। दो सवाल जो मुख्यतः जो मुख्यतः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभ्यता से रिलेटेड, पहला कि उस सभ्यता का जिला कौन सा है और दूसरा वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा जिले में और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा वहाँ से क्या पाए गए, ठीक है, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा से। अगला पॉइंट है पाषाणकालीन औजारों के भंडार यहाँ पर मिले हैं। पत्थर के जो औजार, पाषाणकालीन जो पत्थर के वहाँ पर औजार थे, उसके भंडार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, बागोर सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ का यहाँ पर जो खोज का काम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ, खोज का काम सर्वप्रथम किसने किया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र ने सबसे पहले बागोर जाकर इस सभ्यता के बारे में खोजना शुरू किया। उत्खनन सर्वप्रथम करने वाले बागोर सभ्यता के कौन थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो एक ये सवाल पूछा जाता है कि इसके खोजकर्ता या फिर उत्खननकर्ता कौन है, तो वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो बागोर सभ्यता, ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला कि किस जिले में है, दूसरा किस नदी के किनारे स्थित है, और तीसरा वहाँ से मुख्यतः क्या मिला, क्या पाया गया वहाँ पर खोज के दौरान। ठीक है, और चौथा कि खोजकर्ता कौन थे। अगली सभ्यता की बात करते हैं तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि बाड़मेर जिले में है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। तीसरा दूसरा पॉइंट, यह बागोर की बस्ती के समकालीन थी, तो यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जो बागोर सभ्यता थी भीलवाड़ा की, वो मतलब तिलवाड़ा सभ्यता बागोर के ही समकालीन थी, इसलिए यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ से कुंड मिला है। कौन सा कुंड मिला है अपन को यहाँ से, अपन को यहाँ से मिला है कुंड अग्नि का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कुछ याद हो या ना हो, आपको सिर्फ 2 बातें जरूर 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 याद होनी चाहिए कि ये सभ्यता किस जिले की है और किस नदी के किनारे स्थित है। ये बड़ी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। और वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंटों से ही एग्ज़ाम में जो है सवाल आते हैं, लेकिन ये मुख्य पॉइंट है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तिलवाड़ा सभ्यता हो गया बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे, और यहाँ से क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डीडवाना की बात करते हैं। ये नागौर में है, और जायल ये नागौर में है। ठीक है, ये 2 स्थान हैं, पहला है जायल और दूसरा है डीडवाना।
मैं आपको बता देता हूँ ये वाला स्थान, जायल और डीडवाना, ये कहाँ पर है? दोनों स्थल नागौर में। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है? बूढ़ा पुष्कर है अजमेर में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं राजस्थान सिंधु सभ्यता के युग में। वो तो हमने पढ़े कौन कौन से, पाषाणकालीन युगीन वो दो सभ्यताएं थी, तिलवाड़ा बाड़मेर और बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा। अब सिंधु सभ्यता के युग में राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं चल रही थी उसके बारे में हम देखते हैं। पहली सभ्यता थी जो सिंधुकालीन समय में राजस्थान में जो स्थल था उसका, वो था कालीबंगा सभ्यता। बहुत ही ज़्यादा चर्चित सभ्यता है, लगभग हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आए हैं और आते रहते हैं। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बारे में आपको क्या याद रखना है। कालीबंगा पहली बात तो किस जिले में स्थित है? वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, सर्वप्रथम 1952 में सर्वप्रथम 1952 में इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है ये, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 में की। और एक और सवाल पूछा जाता है कि इसके वास्तविक खोजकर्ता कौन है? देखिए किसी भी चीज़ के दो मतलब ज़रूरी नहीं है दो हो खोजकर्ता, लेकिन होते हैं जनरली। एक तो नॉर्मल खोजकर्ता होते हैं और एक वास्तविक खोजकर्ता होते हैं। जैसे संस्थापक होते हैं ना, एक संस्थापक होता है और दूसरा वास्तविक संस्थापक होता है। तो वैसे ही सबसे पहले इसके बारे में पता लगाने वाले तो कौन थे? अमलानंद घोष। और उसके बाद इसके वास्तविक जो इसको खोदने वाले थे, इसकी खुदाई करने वाले थे, वो थे बीके थापर और बीबी लाल। तो बीके थापर और बीबी लाल ये इसके वास्तविक जो थे इसकी खुदाई करने वाले थे, जिन्होंने 1961 से यानी कि 1961 से 1969 तक ये कार्य किया। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ से। कालीबंगा के लोग दो फसलें उगाया करते थे। कौन कौन सी फसलें? चना और सरसों। यहाँ से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, यानी हवन कुंड अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो क्या इंपॉर्टेंट था कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, और दूसरा कि यहाँ से लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि युग्मित शवाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि जब शवों को गाड़ा जाता था तो युग्म के रूप में, युगल के रूप में, जोड़े के रूप में गाड़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भूकंप के यहाँ से अवशेष मिले हैं, यानी उस समय जो भूकंप आया करते थे उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक तो आपको सभ्यता का आपको लोकेशन याद रखनी है, स्थल याद रखना है कि वो किस जिले से संबंधित है, और दूसरा कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है, उसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1985 और 1986 में भारत सरकार ने एक इसके लिए संग्रहालय बनवाया। चलिए अगली सभ्यता की बात करते हैं, सोथी। ये बीकानेर में, सोथी सभ्यता बीकानेर में। अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। यानी अमलानंद घोष जी ने कहा कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल या जननी हम बोल सकते हैं कि वो जननी स्थल कौन सी है? सोथी है। यानी बीकानेर में जो सोथी स्थल है वो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। ये कथन है अमलानंद घोष का, ऐसा अमलानंद घोष जी ने कहा है। इसे कालीबंगा फर्स्ट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है सोथी सभ्यता को, जो कि बीकानेर में स्थित है। और इसके बारे में अमलानंद घोष ने कहा था कि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम यहीं से हुआ है। चलिए अगला पॉइंट, इस प्रकार के दो केंद्र और मिले हैं, सोबनिया और दूसरा पुंगल। अगली सभ्यता की हम बात करते हैं, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने उदयपुर जिला दर्शन पढ़ाया था तो उसके अंदर भी बताया था आहड़ सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर जिले में स्थित है, और किस नदी किनारे है? बनास नदी किनारे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है आहड़ सभ्यता के बारे में, चलिए देखते हैं। वर्तमान कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है।
चूंकि ये सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसी भी नदी के किनारे कोई अगर स्थल बसता है या गांव बस जाता है तो सामान्यतः देखा गया है कि उस स्थल का नाम उसी नदी के संदर्भ में पड़ जाता है। जैसे हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, वो सिंधु नदी के संदर्भ में पड़ा है। ठीक है, वैसे ही ये जो आहड़ सभ्यता है जो कि बनास नदी के किनारे बसी हुई है, बनास नदी के किनारे बसी हुई है इसलिए इसको बनास सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो कि भाई किसी नदी के किनारे बसा हुआ है तो नदी के नाम पर ही उसका नाम रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया जाता है जिससे कि पहचानने में समझने में आसानी हो जाए। चलिए वो बात की बात है। एक याद करने के हिसाब से मैंने आपको बताया कि आहड़ सभ्यता, इसको बनास सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बनास नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सी बात, आपको याद भी रहेगा। अगला, आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आयड़ या बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बात करते हैं, इसे मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। मृतकों के टीले की सभ्यता किसको बोलते हैं? आहड़ सभ्यता को। यहाँ एक घर में 6 से 8 चूल्हे मिले हैं। इसमें हमें संयुक्त परिवार व सामूहिक भोजन की जानकारी मिलती है, भोज की जानकारी मिलती है। देखिए किसी भी सभ्यता से जब कोई प्रमाण मिलता है ना तो हम जो है अपना वो लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता था। 6 चूल्हे एक घर में पाया जाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका यही मतलब हो सकता है कि उस समय में लोग बाग संयुक्त रूप से संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ मिलजुल कर रहते थे, एक साथ मिलजुल कर खाना बनाते थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बड़ी फैमिली होगी, आपके चाचा चाचा, दादा, बुआ सारे एक साथ संयुक्त रूप से रहेंगे तो ज़्यादा चूल्हों की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा लोग, ज़्यादा चूल्हे, ज़्यादा खाना। तो संयुक्त चूल्हे मिले हैं, एक ही घर से 6-6, 8-8 चूल्हे मिले हैं। इससे हमने, हमारे खोजकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि उस समय जो थी वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। आगे बात करते हैं, यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। यूनानी मुद्रा मिलने का अर्थ ये हुआ कि हो सकता है कि हम उस समय जो है यूनान के लोगों से व्यापार करते हों। ठीक है, किसी भी देश में किसी दूसरे देश की मुद्रा का होना यही संकेत दर्शाता है कि वो या तो यहाँ पर आए व्यापार करने या फिर हम वहाँ पर गए व्यापार करने। तो व्यापार से ही मुद्रा का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आदान प्रदान इसी के द्वारा होता है। तो हम यहाँ से यूनानी मुद्रा मिली है तो हो सकता है कि यूनान के लोग यहाँ आते हों व्यापार करने, तो इसीलिए वहाँ पर यूनानी मुद्रा मिली है। तो इससे हमें व्यापार की समझ मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समझ मिलती है कि उस समय भी लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया करते थे। अपोलो जी की बात करें तो ये सूर्य के देवता हैं अपोलो। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ काले और लाल मृद भांड मिले हैं, यानी काले रंग के और काले रंग के जो है मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे या कोट कहा जाता है, क्रमशः गोरे या कोट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से बेल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे बनासीय बुल कहा गया है। तो इम्पोर्टेंट है, बनासियन बुल कहाँ से मिला है? आहड़ सभ्यता, उदयपुर। अगला, बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं जो ईरान के साथ संबंध को दर्शाते हैं। देखिए बिना हत्थे के जलपात्र, बिना हत्थे के जलपात्र यहाँ पर मिलना यानी उदयपुर में, वो भी आहड़ सभ्यता में मिलना, क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं व्यापार करते थे हम, कहाँ से? ईरान से भी व्यापार करते थे। यानी कि जो व्यापारी थे ईरान के वो यहाँ पर आके अपने सामान वस्तुओं को यहाँ पर बेचते थे और हम भी जाके वहाँ बेचते होंगे। तो इससे व्यापार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए किसी भी जो खोजकर्ता होते हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि चीज़ों को ढूंढना और उसके बाद ये देखना कि उस समय क्या क्या होता था। ठीक है, तो इन चीज़ों से यही हमें प्रमाण मिलते हैं कि भैया संयुक्त परिवार भी रहा करते थे उस समय। ठीक है, नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ मिली है, यानी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी। ठीक है, व्यापार भी मिला है, व्यापार भी हमने देखा कि हम यूनान के साथ व्यापार कर रहे थे, हम ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। ठीक है, आगे, आहड़ का प्राचीनतम नाम आघाटपुर है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राचीन नाम क्या है इसका? आघाटपुर। और स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? धूलकोट। अक्षय कीर्ति व्यास की बात करें, अक्षय कीर्ति व्यास ने यहाँ सर्वप्रथम यहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, हंसमुख धीरज साकलिया, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ पर खुदाई की। चलिए, लेकिन सबसे पहले किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने।
आहड़ के अन्य केंद्र की बात करें, यानी इसके और हेडक्वार्टर्स की बात करें, तो गिलुंड में पाया गया जो कि राजसमंद में है, वर्तमान राजसमंद में। ओझियाणा जो भीलवाड़ा में है, और बालाथल ये उदयपुर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आहड़ में हमें तांबा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तो तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं कहाँ पर? आहड़ में, उदयपुर में, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। सवाल आता है कि ताम्रवती नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। सवाल ये भी पूछा जाता है कि तांबा गलाने की भट्टियां कहाँ मिली है आहड़ सभ्यता में, तो सवाल हर पॉइंट में सवाल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुनते जाएंगे तो आप सवाल खुद बनाना सीख जाएंगे, और सवालों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप थ्योरी को समझिए ढंग से, इसे कहानी के रूप में सुनिए, और सारे पॉइंट्स अपने आप याद होते चले जाएंगे और आपके सब कॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में बैठ जाएंगे, और एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, या एक बार में ना समझ में आया तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। कोई ज़्यादा वीडियो बड़ी थोड़ी होती है, 10 मिनट, 10-20 मिनट या 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। हम मूवीज़ भी तो कंटिन्यू देख लेते हैं ना, 2.5 घंटे की मूवी, 3 घंटे की मूवी बड़े आराम से। तो वही वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताम्रवती नगरी बोलते हैं आहड़ सभ्यता को, जो कि उदयपुर में है। हमने पाषाणकालीन युग में देखा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में हमने देखा कि कौन सा स्थल था राजस्थान में। अब हम बात करते हैं महाजनपद काल। जब महाजनपद काल का उदय हुआ उस समय क्या था? भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपद काल को भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, और राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे वो आपको याद रखना है। पहला जनपद था मत्स्य, दूसरा था सूरसेन, तीसरा कुरु। ठीक है, मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद वर्तमान का जो हमारा जिला है अलवर जिला और जयपुर जिला, वो मत्स्य जनपद का एरिया था। इसकी राजधानी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बताइए मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, निम्न में से है? तो इसका उत्तर है विराटनगर। ठीक है, और ऋग्वेद में भी मत्स्य जनपद की जानकारी हमें मिलती है। वेद से मुझे याद आया कि बताइए टोटल कितने वेद हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा वेदों की संख्या कितनी है और कौन कौन सी है, उनके आप नाम लिखें। चलिए दूसरे जनपद की बात करें तो सूरसेन जनपद है, इसकी राजधानी थी मथुरा, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये पूरा जो क्षेत्र है वो सूरसेन जनपद का था उस समय। ठीक है, यानी कि सूरसेन जनपद में ये वर्तमान जिले आते थे। तीसरे की बात करें तो कुरु जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। दोस्तों ये राजधानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जनपद में ये याद होना चाहिए कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या? विराटनगर। सूरसेन की क्या? तो मथुरा। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। और इसका कौन सा एरिया? जो नॉर्थ एरिया है हमारे अलवर का, यानी उत्तरी एरिया, उत्तरी भाग जो अलवर का है, वही कुरु जनपद था उस समय। अलवर की बात करें तो अलवर के दिशाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि अलवर का जो उत्तरी भाग था वो किसका हिस्सा था? कुरु जनपद का हिस्सा था। इसके बाद पूर्वी हिस्सा जो था वो सूरसेन का हिस्सा था, और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो था वो मत्स्य जनपद का हिस्सा था। ठीक है, जैसे माना कि ये अगर अलवर है तो अलवर का ये वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा जो था वो कुरु का था, और पूर्वी हिस्सा जो था वो सूरसेन का था, और दक्षिण पश्चिम हिस्सा जो था यानी कि ये वाला हिस्सा, ये मत्स्य जनपद का था। ठीक है, तो ये वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं राजन्य जनपद की बात कर लेते हैं। राजन्य जनपद क्या है? ये भरतपुर का कुछ हिस्सा है जो राजन्य जनपद के नाम से जाना जाता है। शिवी जनपद की बात करें, वर्तमान चित्तौड़ और उदयपुर जिलों में स्थित है। शिवी जनपद वर्तमान चित्तौड़ और उदयपुर जिले में, इसकी राजधानी थी मध्यमिका, और मध्यमिका का वर्तमान नाम है नगरी। ठीक है, शिवी जनपद भी बड़ा इम्पोर्टेंट जनपद है, यहाँ से भी कई बार सवाल आए हैं और पूछे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, और मध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है? नगरी, जो कि वर्तमान चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान का पहला उत्खनित स्थल भी कौन सा है? नगरी, यानी कि राजस्थान में सबसे पहला खोदा जाने वाला स्थल नगरी चित्तौड़, शिवी जनपद का।
और इसके खोजकर्ता 1904 डॉक्टर B.R. भंडारकर। अगले जनपद की बात करें, मालवा जनपद की बात करते हैं। मालवा जनपद कहाँ था? वर्तमान जयपुर और टोंक जिले में, यानी कि वर्तमान का जो जयपुर और टोंक का हिस्सा है वो मालवा जनपद का हिस्सा था। राजधानी इसकी नगर थी जो टोंक में है, और इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। और सर्वाधिक सिक्के मालवा जनपद के प्राप्त होते हैं। अगला जनपद है शाल्व जनपद। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। अगला जनपद है योधेय जनपद, वर्तमान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रुद्रदामन, जो कि एक शक शासक थे, कि गिरनार जूनागढ़ से यह जानकारी मिलती है कि कुषाणों की शक्ति को योद्धेयों ने रोका था। ठीक है, तो अगला देखते हैं अर्जुनायन जनपद, वर्तमान के अलवर और भरतपुर जिलों में स्थित है। और महाजनपद काल में बीकानेर और जैसलमेर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि महाजनपद काल में बीकानेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। कालांतर में बीकानेर के शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग किया था। तो जांगलधर, सवाल आएगा कि जांगलधर बादशाह कहाँ के शासकों को बोला जाता था? तो बीकानेर के शासकों को बोला जाता था। तो दोस्तों ये था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, और जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके बोला है कि इन्हें याद करना, जैसे आपको जनपद और उनकी राजधानी याद होनी चाहिए, सभ्यता और उसके ज़िले से संबंधित उनके लोकेशन के बारे में याद होना चाहिए, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपके बेसिक पॉइंट आपको याद हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। और सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो ऐसे ही जब मैं वीडियो डालूँगा अगली, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप पढ़ाई को समय दे पाएंगे रादर देन कि टाइम वेस्ट करने के इधर उधर। ठीक है, ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ अगर आपको मिले जिससे आपकी ज़िंदगी बन सकती है या संवर सकती है, तो उसके लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। दिन का 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना, 1 घंटा निकालना पढ़ाई के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है या कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है। लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो आई होप बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।